तो आज हम एक ऐसी रिपोर्ट का विश्लेषण करने वाले हैं जो शायद आपको अंदर तक हिला दे। अक्सर हमें लगता है कि ऐसी एक्सट्रीम क्रूएलिटी या हिंसा सिर्फ इंटरनेट के किसी डार्क वेब पर होती होगी, राइट? लेकिन हाल ही में आई एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने इस आर्किटेक्चर ऑफ वायलेंस यानी हिंसा के इस पूरे ढांचे का पर्दाफाश किया है। चलिए सीधा डेटा और फैक्ट्स के जरिए समझते हैं कि आखिर ग्राउंड जीरो पर सच्चाई क्या है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि आज की चर्चा का रोड मैप क्या होगा। हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, द ग्लोबल रेप अकेडमी। दूसरा, हमारी अपनी असलियत। तीसरा, छिपा हुआ डेटा। चौथा, क्रूरता को नॉर्मल मान लेना। और आखिर में न्याय के 4 रास्ते। अब जरा इस कोट पर ध्यान दीजिए। तुम मुझे मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाते हुए देखने के लिए कितना पैसा दोगे जब वो सो रही हो? मैंने अपनी बेहोश पत्नी के साथ सेक्सुअल एक्ट्स लाइव स्ट्रीम किए और उन्होंने जो कहा मैंने वैसा ही किया। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना? पर ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। CNN की 26 मार्च की जांच में बिल्कुल ऐसी ही असल चैट्स सामने आई हैं जो बताती हैं कि ये समस्या असल में कितनी गहरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, द ग्लोबल रैप अकेडमी। अगर हम इस क्रूरता के इकोनॉमिक्स यानी इसके अर्थशास्त्र को देखें तो नंबर्स लिटरली शॉकिंग हैं। इन्वेस्टिगेशन में murderlist.com नाम की एक वेबसाइट का पता चला जिस पर 20,000 से ज्यादा स्लीप कंटेंट वीडियो मौजूद हैं। और ट्रैफिक देखिए, सिर्फ फरवरी के महीने में इस साइट पर 6 करोड़ से ज्यादा विजिट्स आए। टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 14,000 रुपए में बेहोश करने वाली दवाएं डिलीवर की जा रही हैं और सिर्फ $20 देकर कोई भी इन लाइव स्ट्रीम्स को आराम से देख सकता है। इसे प्रॉपर तरीके से मोनेटाइज किया जा रहा है। लेकिन इन डेटा पॉइंट्स के पीछे असली इंसान हैं जिनकी जिंदगियां तबाह हुई हैं। इंग्लैंड की जोई वॉट्स के ही केस को लीजिए, जिनके पति ने 11 सालों तक उनकी चाय में दवा मिलाकर उनका यौन शोषण किया। या फिर इटली की वैलेंटीना, जिन्होंने बताया कि उनके साथ बिल्कुल कसाई खाने के मांस जैसा सुलूक किया गया। और सबसे डराने वाली बात यह है कि ये सब किसी अजनबी ने नहीं बल्कि उनके अपने पतियों ने किया जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, द रियलिटी क्लोजर टू होम। देखिए, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये तो डार्क वेब की बातें हैं, कोई विदेशी सिंडिकेट होगा या इंक्रिप्टेड चैट्स होंगी, लेकिन फैक्ट ये है कि असली खतरा लोकल है। ये हमारी रोजमर्रा की सोसाइटी में हमारे ही आस पड़ोस के बंद दरवाजों के पीछे हो रहा है और इसे अंजाम देने वाले अक्सर जीवन साथी या भरोसेमंद फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। इस रियलिटी को अपने ही देश के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में नाबालिग लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए 350 से ज्यादा वीडियो बनाए गए। त्रिपुरा के अगरतला में एक दिव्यांग महिला का 6 लोगों ने गैंगरेप किया और मेन अक्यूज्ड कौन था? उसका अपना पति। पंजाब के मोगा में एक पति ने अपनी ही पत्नी को ड्रग्स की लत लगाकर देह व्यापार में धकेल दिया। ये चंद केसेस साबित करते हैं कि ये क्रूरता कोई अपवाद नहीं बल्कि हमारे ही बीच पनप रहा एक चलन बन चुकी है। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, द हिडन डेटा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़े देखे। साल 2023 में देश भर में महिलाओं के खिलाफ 4,50,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है और ट्रेंड ये है कि हर साल ये ग्राफ बस ऊपर ही जा रहा है। लेकिन जब हम इस डेटा को थोड़ा और बारीकी से देखते हैं तो एक और डरावना सच सामने आता है। कुल अपराधों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 1,33,000 मामले पति और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की कैटेगरी में आते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध बाहर से नहीं बल्कि उनके अपने ही घर से हो रहे हैं। अब इस सब के बीच 2022 की एक रिपोर्ट का ये स्टैटिस्टिक तो बिल्कुल हिला कर रख देता है। 99%, जी हाँ 99% सेक्सुअल असॉल्ट्स कभी ऑफिशियली फाइल ही नहीं होते, डर, शर्म और सिस्टम पर भरोसे की कमी की वजह से। मतलब जो 4,50,000 का नंबर हमने अभी देखा वो तो रियलिटी का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? ये हमारा चौथा पॉइंट है, नॉर्मलाइजिंग द अनथिंकेबल। एक्सपर्ट्स इस खामोशी की जड़ रेप कल्चर को मानते हैं। ये एक ऐसा माहौल है जहां यौन हिंसा को धीरे धीरे आम बात मान लिया जाता है और इसकी शुरुआत बहुत छोटे स्तर से होती है, जैसे किसी का पीछा करना, स्टॉकिंग या रोजमर्रा की भाषा में महिलाओं के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल। जब समाज इन शुरुआती चेतावनियों को इग्नोर करता है तो वो अनजाने में ही खुद को एक्सट्रीम वायलेंस को नॉर्मल मानने के लिए ट्रेन कर रहा होता है।
इसे समझने के लिए समाज के इस दोहरे रवैये को देखते हैं जिसे एल्गोरिदम ऑफ आउटरेज कहा गया है। यहाँ हम किसी एक साइड को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बस फैक्ट्स देख रहे हैं। जब अतुल सुभाष के सुसाइड का मामला सामने आया तो देश भर में एक भारी आक्रोश देखने को मिला और न्याय की मांग ट्रेंड करने लगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब निकी भाटी को दहेज के लिए जला दिया गया या राधिका यादव को उनके ही पिता ने गोली मार दी, तो इसे बस रोजमर्रा की एक आम खबर मान लिया गया। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हमारा आक्रोश किस तरह एक तरफा काम करता है और फीमेल विक्टिम्स के प्रति कैसी उदासीनता बन चुकी है। तो फाइनली अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के। हमारा आखिरी सेक्शन 4 पाथ्स टू जस्टिस। सुधार के पहले 2 रास्ते बहुत क्लियर हैं। पहला, पुलिस व्यवस्था में रिफॉर्म। कोलकाता के आरजी-कर मामले में 14 घंटे की देरी से हुई एफआईआर हो या रेप के मामलों में केवल 27 से 28% का कन्विक्शन रेट, शुरुआती जांच प्रक्रिया का ठीक होना बहुत जरूरी है। दूसरा बड़ा रिफॉर्म अदालतों का बैकलॉग खत्म करना है। 2022 के डेटा के अनुसार 1,98,000 मामलों में से 90% से ज्यादा पेंडिंग रहे। इस देरी को सिर्फ फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। तीसरा रास्ता पॉलिसी मेकिंग से जुड़ा है, स्पेशली मैरिटल रेप के कॉन्टेक्स्ट में। आंकड़े बताते हैं कि एक भारतीय महिला को किसी अजनबी के मुकाबले अपने पति से यौन हिंसा का सामना करने का रिस्क 17 गुना ज्यादा है। इसके बावजूद भारत आज भी उन देशों की लिस्ट में है, जैसे अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब, जहां मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता। जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों के बावजूद कानून में यह छूट आज भी कायम है। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी रास्ता है, रिप्रेजेंटेशन। अगर आप डेटा देखें, लोकसभा में महिलाएं सिर्फ 13.6% हैं, पुलिस फोर्स में केवल 8% और 2021 से 2025 के बीच अपॉइंट हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों में 0। देखिए, जिन प्रणालियों पर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वहां कानून बनाने, लागू करने और न्याय देने वाले पदों पर लगभग सारे मर्द ही हैं। बिना समान प्रतिनिधित्व के सिस्टम कैसे सुधरेगा? तो सारी रिपोर्ट्स, डेटा और सच्चाइयाँ हमारे सामने हैं। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या हमारा समाज और हमारे सिस्टम आखिरकार इस खामोशी को सुनने के लिए तैयार हैं, या फिर एल्गोरिदम ऑफ आउटरेज इन खौफनाक आंकड़ों को ऐसे ही नजरअंदाज करता रहेगा? ये सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।